हाय। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेहान टॉक्स। आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये एपिसोड 2 है। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है तो एपिसोड 1 में हमने ये बात करी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। तो उसके बाद आज हम बेसिकली स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जो फंड कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, वो कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है तो आप बहुत सारे लोगों से एक कदम आगे, और आज आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में जोड़ने का वक्त है। और हम आप जानेंगे जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और आज के एपिसोड में हम ये सब कुछ कवर करेंगे, जैसे कि इक्विटी फंड्स होते क्या है और हमें इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देन हम 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं लार्ज कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं और स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो लार्ज कैप फंड्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं और स्टडी ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं। मिड कैप फंड्स की बात करें तो उनके फीचर्स में बैलेंस रिस्क आता है और रिटर्न्स आता है। और स्मॉल कैप्स हाई रिस्क एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स के साथ मिलते हैं। देन हमारे पास कुछ और भी इक्विटी फंड्स की कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जैसे कि मल्टी कैप फंड्स होते हैं और फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देन हम ये जानेंगे कि आपको कब कौन से फंड्स जो हैं चूज करने हैं और क्या क्या क्राइटेरिया को ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हम आखिर में बेनिफिट्स जानेंगे कि म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे रिस्क सबसे प्राइम चीज है। तो कौन से फंड में कितना रिस्क है ये जाने बगैर हम फाइनल डिसीजंस कभी नहीं ले सकते। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ये हमेशा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के साथ आता है। तो रिस्क को जानना और समझना और एक्सेप्ट करना सबसे पहली चीज हो जाती है किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में, जिसका नाम है द म्यूचुअल फंड शो, और उन उसमें जानेंगे इक्विटी फंड्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज कि इक्विटी फंड्स होते क्या है। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब भी कोई फंड इन्वेस्टर और फंड मैनेजर जिसके साथ एक मैंडेट जुड़ा हुआ है कि वो 65% ऑफ द एसेट्स को, उससे ज्यादा के एसेट्स को स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में डालेगा। तो जब सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स में जाती है और हम कंपनियों के शेयर्स परचेज करने शुरू करते हैं, उसकी एलोकेशन 65% ऑफ से ज्यादा है, तो वो इक्विटी फंड्स कहलाएंगे। इक्विटी फंड्स में आप लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए पैसा डालते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टाइम हॉरिजन जो है मोस्ट ऑफ द फंड्स के साथ जो है लॉन्ग टर्म हॉरिजन के साथ जुड़ता है। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कुछ 1 या 2 साल के लिए लाइंड अप नहीं होती। आपकी प्रायोरिटी जब भी इक्विटी फंड्स के लिए जाए तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए 3 to 5 years, और आई विल से इवन 5 साल के ऊपर की प्रायोरिटी के साथ आप जाए तो आपको इक्विटी फंड्स सबसे ज्यादा बेहतरीन फोकस देंगे। यहाँ पे फोकस क्या होता है, हमें ग्रोथ अचीव करनी है। तो अपने पैसे को, वेल्थ को जनरेट करना है। तो वेल्थ को जनरेट करने के लिए आपको उसको टाइम पीरियड देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी फंड्स वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से चलते हैं। जब हमारा 65% से ज्यादा पैसा जो है स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आपके फंड्स की एनएवी भी ऊपर जाएंगे, और अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगे तो फंड्स के एनएवीज भी नीचे जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक नेचर ऑफ इक्विटी फंड्स बन जाता है। तो अगर आपका फोकस ग्रोथ है और वेल्थ जनरेशन है, और तो आपका टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजन जो है 5 years प्लस है, देन आप उस वॉलेटिलिटी को इजीली कैटर कर सकते हैं। और ये हमेशा एक रिस्कियर एसेट है जिसकी वजह से बनता है। सो यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उनको प्लान आउट करना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो आपका रिटायरमेंट का फंड हो, और चाहे आपके चिल्ड्रंस के हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो, और वेल्थ को क्रिएट करना हो, इन्फ्लेशन को बीट करना हो, ये सारे फंड्स अगर आपके गोल्स के अगेन ये आपके गोल्स हैं तो आपको इक्विटी फंड्स जो है वो चूज करने चाहिए ना। इक्विटी फंड्स के बारे में बात करते हुए हमारी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए कि हमें कौन से टाइप ऑफ फंड्स में जाना है। क्योंकि हमारे पास लार्ज कैप फंड्स भी अवेलेबल होते हैं, मिड कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं। तो एक नॉमेनक्लेचर है, बट हमें इस चीज को डीप डाइव करके जानना बहुत ही जरूरी है कि लार्ज कैप फंड्स एक्चुअली होता क्या है, ताकि हम अपने रिस्क को वे कर सकें अपने रिवॉर्ड के कंपैरिजन। तो लार्ज कैप फंड्स इंडिया की सबसे टॉप 100 कंपनीज पे पैसा लगाते हैं। तो इंडिया की मेजर करने का तरीका क्या है? मेजर करने का तरीका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज,
जैसे कि मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, अगर आपने सुना ही हुआ हाउस होल्ड नेम्स इंडिया में इन्फोसिस है, टीसीएस है, देन हमारे पास रिलायंस है, देन महिंद्रा है, लार्सन एंड टूब्रो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी और मेनी ऐसे नाम जो आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े आसानी से सुनने को मिल जाएंगे। वो इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज में आते हैं। तो लार्ज कैप फंड जो है वो पैसा उन कंपनीज में जाता है, और यहाँ पे इनके साथ कुछ फीचर्स जो ऑटोमेटिकली जिसकी वजह से जुड़ जाते हैं वो है लो रिस्क, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल ऑलरेडी है, तो आपके पास रिस्क जो है इसकी वजह से कम हो जाता है। बट क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, इन कंपनियों का रेवेन्यू साइज बहुत बड़ा है, ये कंपनियां बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है एक मेजर्ड रिस्क के साथ ही चलेगी। और हमें पता है कि प्रिडिक्टेबल ग्रोथ ही आती है, क्योंकि ये कंपनियां अपनी जीडीपी के हिसाब से ही बढ़ेगी। अगर इंडिया की जीडीपी 8-10% के बीच में बढ़ेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कंपनियों को फायदा जो होगा वो 12 से 14% के बीच में ही होगा। तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी आती है कि लार्ज कैप फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपके पास क्या रिटर्न जनरेट होगा, और रिस्क नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनीज है और वेल डिफाइंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ ऑपरेट करती हैं। तो आपके पास रिस्क जो है लोअर साइड पे चला जाता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है वो है मिड कैप फंड्स। अब मिड कैप फंड्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उन कंपनीज का जिनका रैंक 101 से लेकर 250 के बीच में लाई करता है, वो बेसिकली मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। तो ये कंपनी आप इस तरीके से समझिए, ये कंपनी अपनी वर्थ तो प्रूव कर चुकी है बट स्टिल ग्रोइंग इन नेचर है, जहां पे बहुत सारा पोटेंशियल अभी बाकी है, पर वो स्टिल अपना एक अच्छा नाम बना चुकी हैं, अपनी पहचान बना चुकी हैं। तो हमारे लिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक अपनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो एक अच्छा नाम बना रही है। देन हमारे पास जोमेटो भी लिस्टेड है, हमारे हर एक के पास अगर आपके फोन में एक ऐप है, देन उनके पास ब्लिंकिट का बिजनेस है, तो वो भी एक अच्छा बिजनेस बना रहे हैं। तो ऐसे नाम जो है आपके और कंपनीज की मैं बात करूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो हमारे पास स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फिर हमारे पास रजिस्ट्रार्स हैं, सीडीएसएल लिस्टेड है, एनएसडीएल लिस्टेड है, बहुत सारी अनदर कंपनीज हैं जो इसी स्पेस में काम करती हैं। फिर हमारे पास कुछ मिड कैप बैंक्स हैं, जैसे कि आप बात करेंगे यस बैंक है, फिर हमारे पास आरबीएल बैंक है, ऐसे प्राइवेट बैंक्स की बात करें। फिर हमारे पास सरकारी बैंक में भी कुछ मिड कैप बैंक्स हैं, जैसे कि यूको बैंक है, और फिर हमारे पास यूनियन बैंक्स हैं। और ये हमारे पास जो है मिड कैप स्पेस कंपनीज की स्पेस बन जाता है। यहाँ पे आपको एक मॉडरेट रिस्क मिलेगा, क्योंकि कंपनीज आपके पास ग्रो कर रही हैं, तो आपका ग्रोथ पोटेंशियल जो है, वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल जो है वो लार्ज कैप के कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। नाउ लास्ट इन द लिस्ट इज स्मॉल कैप कंपनी। तो जितनी भी कंपनीज का मार्केट कैप 251 प्लस रैंक में चला जाता है, वो इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज बन जाती हैं। और ये कंपनीज अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे कि इसमें रिस्क जो आपको बताया जाएगा वो सबसे हायर साइड पे जाना शुरू हो जाता है, पर यहाँ पे रिटर्न भी सबसे हाई जनरेट होता है, क्योंकि अगर ये कंपनी फ्यूचर में अपने आप को प्रूव कर पाएंगी तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट के साथ ग्रो कर पाएंगे। और जैसे ही कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज मिड कैप कंपनीज इस सेगमेंट में आके compete करना शुरू करती हैं, तो आपके पास जो है एक अल्फा जनरेट होना शुरू होता है। तो स्मॉल कैप कंपनीज का रिस्क भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ आपका रिटर्न भी बढ़ने की अपॉर्चुनिटी जनरेट होने लग पड़ती है। नाउ अगर हम इसको इजीली समझने की बात करें कि हमें रिस्क और रिटर्न को कैसे अगर चार्ट पे समझें, तो कुछ वो ऐसा दिखेगा। तो लार्ज कैप कंपनी का साइज मार्केट कैप सबसे बड़ा है, उनका रेवेन्यू साइज भी बड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बड़ी है, तो बड़ी कंपनीज है, तो उनका रिस्क जो होगा सबसे कम होगा। तो मैं अंदाजा लगा के चल रहा हूँ कि लार्ज कैप कंपनीज में आपके पास जो रिस्क एपेटाइट है वो 6 से 7% के बीच में बैठता है। तो आपके पास जब मार्केट करेक्शंस आएंगी तो आपको दिखेगा कि लार्ज कैप कंपनीज में मार्केट करेक्शन और लार्ज कैप फंड्स म्यूचुअल फंड्स में मार्केट करेक्शन जो है सबसे कम होगा। इनका एवरेज रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 दशकों में हमने देखा है कि वो 13 से 14% के बीच का रिटर्न जनरेट कर पाती है। देन अगर हम शिफ्ट करें मिड कैप कंपनीज में, तो मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज के बीच में फिट करता है, सॉरी, मिड कैप जो है कंपनीज लार्ज और स्मॉल कैप के बीच में फिट करती है, जो हमने अभी देखा, क्योंकि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से 250 के बीच के बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 8 से 9% का करेक्शन मिलेगा। जब भी करेक्शन मार्केट में आएगा
तो मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप के कंपैरिजन में करेक्शन ज्यादा आता है, तो रिस्क इसकी वजह से ज्यादा है। बट यही सेम रीजन है कि वो उसके पास मिड कैप फंड्स जो हैं वो आउट परफॉर्म भी करते हैं लार्ज कैप कंपनीज को, क्योंकि आप अगर रिस्क ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं तो आपका रिटर्न पोटेंशियल जो है वो 14 से 15% तक भी टच कर सकता है। और एट द लास्ट सबसे राइट साइड में आप देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स हैं। स्मॉल कैप फंड्स में हमेशा रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे ही आपके मार्केट करेक्शन आता है तो 20, 25 और 30% तक, बहुत सारे शेयर तो 40% तक भी करेक्ट करने चले जाते हैं। तो आप जिसकी वजह से देखेंगे कि स्मॉल कैप बास्केट जो होगा फंड्स का, वहां पे आपको करेक्शन का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और आपके फंड्स कभी कभार शॉर्ट टर्म पीरियड में 15 से 20% तक करेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि ये ग्रो भी वैसे ही करते हैं, तो जब कंपनीज ग्रो करना शुरू करती हैं तो वो आउटलायर साबित होती हैं, वो जीडीपी से ज्यादा बढ़ती हैं और बड़ी कंपनियों से कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि स्केल छोटा होता है और जैसे ही स्केल बढ़ता है तो आपके पास रिटर्न पोटेंशियल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से हिस्टोरिकली ये देखा गया है स्मॉल कैप कंपनीज में जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो 16 to 18% के बीच में लाई करना शुरू करता है। नाउ अब हमने ये तो जान लिया कि हम लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हाँ उनको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है पर उनको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए दो एक्स्ट्रा कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई म्यूचुअल फंड्स के लिए, जिसमें सबसे फेमस कैटेगरीज जो है वो है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो मल्टी कैप फंड्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मल्टी कैप फंड्स जैसे भी उनका नाम हम शो कर रहे हैं, तो मल्टी कैप कहता है कि अलग अलग एसेट कैपिटलाइजेशन में आपको पैसा डालना। तो मल्टी कैप फंड्स में मैंडेट है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द फंड्स जो है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, 25% मिड कैप में होना चाहिए और 25% स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो ये 75% है। तो रेस्ट ऑफ द 25% जो है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि अपॉर्चुनिटी जो है स्मॉल कैप्स में शिफ्ट होने वाली है तो उसका वो फायदा उठाते हैं और स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा देते हैं। पर अगर उनको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है और मार्केट ऑन द पीक्स पे चल रही है, तो हमें स्मॉल कैप में वैल्यूएशन नहीं मिल रहा, वहां पे वैल्यूएशन स्ट्रेच है, तो वहां पे वो अपना डिसीजन लेते हैं कि हाँ हम स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में चले जाते हैं। तो वहां पे लास्ट 25% को जो है दे दिया गया है फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे कि वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा आपको एक ही फंड में तीन फंड का फायदा मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ लार्ज कैप में नहीं लग रहा है, सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं लग रहा, तो आपका रिस्क जो है असाइन हो जाता है मल्टी कैप में, एवरेज आउट हो जाता है। तो मल्टी कैप में आपके पास सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मल्टी कैप फंड्स का जो रिटर्न है वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड्स के बीच में लाई कर रहा है। दैट्स व्हाई वो रेंज बड़ी बढ़ जाती है और आपके पास एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अक्रॉस द म्यूचुअल फंड्स, अक्रॉस द मार्केट जो है इन्वेस्ट कर पाते हो। बट ऑन द लास्ट एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एक्टिव मैनेजमेंट में एक कदम और आगे है। तो एक ही सिर्फ रूल इसमें लगता है जो इक्विटी फंड्स का है, वो ये कहता है कि आपका 65% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर्स में होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। रेस्ट इज ऑल ऑन द डिस्क्रिशनरी कि फंड मैनेजर क्या करना चाहता है। तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा को मिला फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने एक्चुअली कमोडिटीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, क्योंकि इक्विटीज जो थी वो एक स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन दे रही थी, पर एट द सेम टाइम कमोडिटीज में एक अंडर वैल्यूएशन था। तो जब अनसर्टेनिटी आनी शुरू हुई तो फंड मैनेजर्स ने पैसा जो है सिल्वर और गोल्ड में पार्क करना शुरू किया। तो फ्लेक्सी फंड, कैप फंड जो है उनको एक मैंडेट देता है, एक डिसीजन मेकिंग है, वो एक्टिव फंड मैनेजर में। तो फंड मैनेजर अपनी टीम के साथ फुल डिसीजन मेकिंग ले सकता है कि उसको कहाँ पैसा डिप्लॉय करना है। ओनली थिंग रिक्वायरमेंट इज 65% इक्विटीज में है। तो अगर फंड मैनेजर को लगेगा कि इक्विटीज अंडर वैल्यूड है तो यहाँ पे आने वाले समय में हायर रिटर्न जनरेट होने के चांसेस है, तो वो कमोडिटीज को हटा के वो इक्विटीज में जा सकते हैं। यहाँ की इन्वेस्टमेंट 65 से बढ़ा के 70 और इवन 80% तक इक्विटीज में जा सकती है। तो फंड मैनेजर के पास फुल डिस्क्रिशनरी पावर है, वो 65% कैसे एलोकेट करना चाहता है, 70% 80% तक कैसे एलोकेट करना चाहता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, whatever the horizon it is, only requirement is इक्विटीज में 65% है और रेस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस को भी वो यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्राइम सुप्रीम। और यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक्टिव मैनेजमेंट में आपके पास फ्लेक्सी कैप रिटर्न्स जो हैं वो बहुत सारे लार्ज कैप रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं।
कि फंड मैनेजर्स जो अपनी टीम के साथ रिसर्च करते हैं वो एक बेटर स्टॉक पिकिंग सिनेरियो में पहुंच जाते हैं और वो फंड्स को बेहतर डिप्लॉय कर रहे हैं। ना इसके बाद अब हमने ये तो जान लिया कि इक्विटी फंड्स क्या है, हमने ये भी जान लिया लार्ज कैप फंड्स क्या है, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है। उसके अलावा हमें जो नई कैटेगरीज दी गई वो है मल्टी कैप, और हमने फ्लेक्सी कैप भी समझ लिया। इसे हमें साथ मोस्ट मोस्ट ऑफ द फंड जो इक्विटी कैटेगरी में आते हैं उसकी जानकारी मिल गई ना। अगर आपने ये जान लिया है कि हाँ इक्विटी फंड्स होते क्या हैं, अब ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें कौन सा फंड कैसे चूज करना है। तो पहली ही स्लाइड में हमने ये चीज तो देख ली थी कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट तभी कामयाब होता है जब आपका फोकस जो है, आपका गोल जो है वेल्थ क्रिएशन है। और वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको मिनिमम 5 इयर्स एंड अबव के बारे में सोचना चाहिए। तो पहली कैटेगरी हम वहीं से शुरू करेंगे, लार्ज कैप फंड। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप अपनी कंट्री के 100 सबसे बढ़िया कंपनी में ही पैसा लगाना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके पास ड्रॉ डाउन कवर करने का कैपेबिलिटी नहीं है, या आप अपने एनएनई को ज्यादा नीचे गिरता हुआ नहीं देखना चाहते, तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो लार्ज कैप की है। लार्ज कैप फंड्स में हम क्रिएट करेंगे अपॉर्चुनिटी इस चीज को पर्पस कर लेते हुए। तो सेकेंड कैटेगरी हमारे पास कौन सी थी, मिड कैप फंड्स की थी। तो मिड कैप फंड्स की में हम बात करेंगे। अगर आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है, यानी कि आप लार्ज कैप के कंपैरिजन में रिस्क ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि आपको रिटर्न जो है एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। बट इस केस में भी आपका टाइम पीरियड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल जो है वो हायर रेंज पे जाना चाहिए, यानी कि 10+ ईयर्स में अगर आप बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी कैटेगरी साबित होती है। स्मॉल कैप सबसे बढ़िया साबित होती है यंग इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं और अगर आपने नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो आपके पास बहुत लंबा पीरियड है अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, और आपके पास इनकम भी है जनरेट करने के लिए। तो आपको स्मॉल कैप चूज जो है सबसे ज्यादा फिट बैठता है क्योंकि रिस्क एपेटाइट के साथ साथ आपके पास हायर अल्फा जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है। मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में बेसिकली आप अपने 10 साल के ऊपर के गोल्स को प्लान करते हैं, जैसे कि जिसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन फंड्स को जनरेट करना, मैरिज के फंड्स को जनरेट करना। तो ये सारे फंड्स जो हैं आपके मिड कैप कैटेगरीज में आ जाते हैं। मान लीजिए आप अपने मिड 30s में हैं, तो मैं कहूँगा 35-36 में हैं, और आप सोच रहे हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और आपको कोई और अपॉर्चुनिटी सेविंग में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आपके लिए आप केस क्या होगा, आप मिड कैप में चले जाएंगे क्योंकि आपके पास 15 से 20 साल और भी फंड्स जनरेट करने के लिए हैं, और आप चाहेंगे कि आपका फंड जो है एक अच्छी ग्रोथ रेट के ऊपर अचीव करे। तो जिसकी वजह से आप मिड कैप के फंड्स यूज कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स में आप बाद में शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि अब रिटायरमेंट हो चुकी है। रिटायरमेंट के टाइम पे आप चाहते हैं कि आपको मोर स्टेबल इनकम जनरेट हो और आपका कॉपस जो है वो स्टेबल रहे। तो ऐसे केस में एक लोअर रेट पे भी जनरेट हो बट एक सिग्निफिकेंटली इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ जनरेट हो, तो आपके लिए लार्ज कैप फंड जो है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हैं। आप उनके साथ SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जोड़ लेते हैं और आप रिटायरमेंट की तरह आप मंथली इनकम बना सकते हैं। लास्ट कैटेगरी जो हमने अभी सीखी, मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपको एलोकेशन कैसे करना है तो देन आपके लिए एक सिंपल सा कैटेगरी है, आप मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप में चले जाएंगे। आपको फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को चेक करना है। अगर फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस आपके गोल्स के और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली मैच कर रहा है तो मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप आपके लिए बिल्कुल सही चीज है और आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता है तो हम सीधा नहीं ये कहते कि हाँ आप इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन ये कहती है कि हम 4 से 5 फंड लेंगे, तो उसमें भी आप जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप कुछ पोर्शन जो है लार्ज कैप में एलोकेट कर देते हैं, कुछ मिड कैप में एलोकेट कर देते हैं, कुछ स्मॉल कैप में एलोकेट कर देते हैं, जिससे आपके सारे ओवरऑल फंड में स्टेबिलिटी भी रहे, आपके वेल्थ जनरेशन की अपॉर्चुनिटी भी बनी रहे। ना अब हमने ये तो जान लिया कि फंड्स है क्या, पर हम हमें ये समझना जरूरी है कि हम इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें ही क्यों। तो एक चीज तो हमने समझ ली कि हमारे वेल्थ क्रिएशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं एज कंपेरेटिवली। अगर आप डेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट में आपके पास जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 7 to 8% होगा। फिक्स डिपॉजिट्स बैंक से, और यहाँ पे आपके पास 6 से 7% का है। सेविंग्स का
तो 2 से 3% का है। मतलब अगर आप इन एसेट क्लासेस को कंपेयर करने की कोशिश करें तो वेल्थ जनरेशन के लिए आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो आइदर तो आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में नहीं जा सकते देन आपके पास म्यूचुअल फंड जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इसको यूज करने के लिए। यहाँ पे हिस्टोरिकली ये प्रूवन है कि हमारे पास फंड कैटेगरी के हिसाब से 14 से 16 17% के बीच में सीएजीआर रिटर्न जो है ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड जो है जनरेट हो जाता है। ना इक्विटी फंड्स आपके इन्फ्लेशन को क्लियरली बीट करते हैं। इंडियन इन्फ्लेशन की बात करें ओवर द लास्ट डिकेड आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेशन जो है 5 to 6% का फिगर है। तो अगर हम इक्विटी फंड्स जो है नहीं चूज कर रहे और बैंक डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो आप एक्चुअली अपनी सिर्फ पैसे को ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी परचेसिंग पावर को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि 6 से 7% का रिटर्न आता है। तो आपके पास जो इन्फ्लेशन है वही 6% का है, तो आपका पैसा जो है अगर आज की डेट में 100 है उसकी वैल्यू 106 हो गई, उसकी परचेसिंग पावर सेम ही रहेगी। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इक्विटीज में आना है। और हिस्टोरिकली ये प्रूवन है अक्रॉस एसेट क्लास इक्विटीज जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं और आपको वेल्थ जनरेट करने में मदद करती हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करती हैं। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो यही है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अगर आपके पास 1 साल के हॉरिजन के ऊपर की इन्वेस्टमेंट है तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बकेट में आप चले जाते हैं। जो रेट जो है करंट हमारे मार्केट के अकॉर्डिंगली 12.5% है। तो 12.5% का रेट ऑफ रिटर्न अगर आप अचीव कर पाते हैं तो आप अपनी टैक्स को भी बचा पाते हैं। क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए आप HNI है, आप अच्छी इनकम कमाते हैं, आप 30% ब्रैकेट में हैं, इवन देन आपको अपनी 30% ब्रैकेट वाला टैक्स नहीं लगेगा। फिक्स डिपॉजिट्स में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग इग्नोर कर देते हैं कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको टैक्सेशन है वो आपकी इनकम स्लैब के साथ जुड़ जाता है। तो एक तो वो फिक्स डिपॉजिट्स जो है रिटर्न कम जनरेट करते हैं, ऊपर से आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है अगर आप 30% टाइप्स वाली ब्रैकेट में चले जाते हैं। हाँ, अगर हम कहें कि हमारे पास ब्रैकेट है ही नहीं और हम लो कैटेगरी में हैं तो इन दैट केस आपके पास हम एक चैलेंज है कि हाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट का टैक्स नहीं भरना। बट मोस्ट ऑफ द क्लास हम देखेंगे अगर हमारे पास इवन 20% के ऊपर का भी ब्रैकेट है, अगर हम टैक्सेशन दे रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एफिशिएंसी जो है इक्विटी फंड्स में ही देखने को मिलेगा। देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब अगर आप खुद एफिशिएंट हैं और ये डिसाइड करने में सक्षम हैं कि हाँ हमें कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, हमें कैसे पैसे को मैनेज करना है, तो देन शायद आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे क्योंकि आप रिसर्च कर सकते हैं आपके पास स्टॉक्स कौन से हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने प्रोफेशन में बिजी हैं तो आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्रैक्शनल ऑफ द पेमेंट करके एक प्रोफेशनल टीम हायर कर सकते हैं अगर आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप समझिए वो फंड मैनेजर जिनका डे एंड डे आउट काम ही यही है और वो अकेले नहीं है, उनके पास एक पूरी रिसर्च टीम है जो उनको स्टॉक सिलेक्शन में मदद करती है, उनके डाइवर्सिफिकेशन को बनाने में मदद करती है। तो वो अगर यही चीज 24 घंटे कर रहे हैं और हाँ आप और हम अगर उसको सिर्फ वीकेंड पे कर रहे हैं तो रिसर्च कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज वो बहुत ही अलग लेवल और स्केल पे है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं वो कंपनियों के साथ मिलते हैं, वो जाके इन्वेस्टर कॉल्स अटेंड करते हैं, वहां पे हमें क्वेश्चन सवाल जवाब करने का जो मौका मिलता है उसको यूज करते हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन जो है कंपैरेटिवली हमारे से बेहतर हो। तो एक इंडिविजुअल अगर ये सारे अपॉर्चुनिटीज को टाइम नहीं स्पेंड कर सकता तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करने के लिए दे सकते हैं और इक्विटी फंड्स के थ्रू अपनी भी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ बिफोर वी एंड दिस प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि हमें इक्विटी फंड्स कैसे चूज करने हैं, हमने ये भी जान लिया कि हमें उसका फायदा क्या होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिस्क। अगर हम अपने रिस्क को मैनेज नहीं करना जानते और उसको ये नहीं पता है कि हाँ कौन सा पैसा कितने रिस्क पे लगा है तो हम ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म चल में सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क की बात में बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने से। तो मार्केट वॉलेटिलिटी, इक्विटी फंड्स जो हमने कहा कि 65% से ज्यादा मैंडेट है कि उसको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, शेयर्स में पैसा लगाना है। तो अगर शेयर्स के प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं तो आपके फंड्स का NAV भी जो है
ऊपर नीचे जाएगा, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा आपके फंड्स में एम टू एम लॉसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट करेक्शन शुरू हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट ही अपने मार्केट साइकिल के पीक पे करी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एम का एम टू एम नीचे है। बट एसआईपी इस चीज में सबसे बढ़िया टूल साबित होता है, क्योंकि जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आना शुरू होता है, आप एसआईपी के थ्रू एक रेगुलर अमाउंट डालते जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो प्राइसिंग है, आपका एनएवी का है, वो जो है एवरेज होना शुरू हो जाता है। तो आपकी परचेसिंग पावर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आपके पास यूनिट्स अलॉटमेंट जो है वो बढ़ते हैं। तो रुपी एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मार्केट वॉलेटिलिटी को टैकल किया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कोई भी रिटर्न्स गारंटेड नहीं है। तो अगर आप इसको मंथली इनकम स्कीम की तरह चलाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफडी की तरह हर महीने या डेट की तरह 7-8% का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मार्केट ड्रिवन रिटर्न्स है। तो जहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ सालों में आपके नेगेटिव रिटर्न्स भी जनरेट हो सकते हैं, बट कुछ सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 20 से 25% के रिटर्न भी जनरेट हो सकते हैं। तो मार्केट डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली ये म्यूचुअल फंड्स जो है उनके एनएवी ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पे गारंटी ऑफ रिटर्न्स बिल्कुल नहीं है। फंड मैनेजर के साथ रिस्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट तो ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी ले रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास फायदा भी देता है, बट रिस्क भी समझना जरूरी है। क्योंकि फंड मैनेजर भी एक डिसीजन मेकिंग है, अपनी टीम के साथ बैठता है। अगर उसके डिसीजंस जो हैं वो राइट नहीं साबित हुए, तो इट्स पॉसिबल कि कुछ फंड मैनेजर जो है वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम कभी भी जब इक्विटी फंड्स में भी पैसा डालते हैं, तो हम एक फंड मैनेजर को पैसा नहीं एलोकेट करते। तो आप 4 और 5 फंड्स यूज कर सकते हैं और अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि अगर एक फंड मैनेजर आउट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपका रिटर्न जो है वो एक अच्छे ब्रैकेट में तब भी फॉल आउट कर सकते हैं। एग्जिट लोग बहुत प्रोबेबली, अगर आप इन्वेस्टमेंट जो है अब 1 साल के ऊपर ले गए हैं, तो अब तो सेबी ने ऑलरेडी मैंडेट कर दिया है कि एग्जिट लोड्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंड्स में एग्जिट लोड सिर्फ वहां रह गया है जहां पे शॉर्ट टर्म में अगर कोई फंड विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एग्जिट लोड जो है, अगर आपका रिस्क तब बनता है जब आपका पीरियड ऑफ हॉरिजन स्मॉलर है। अगर आप बड़े पीरियड के लिए जा रहे हैं, तो आपका एग्जिट लोड जो है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। सो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट को समझना है, बट आई विल ऑल्सो गिव यू अ रीकैप कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पे 65% ऑफ से ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, यानी कंपनीज के शेयर्स में जा रहा है। देन हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स के बारे में जाना। लार्ज कैप फंड्स हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे देते हैं? लो रिस्क स्टेबल रिटर्न्स। मिड कैप फंड्स बैलेंस रिस्क बैलेंस रिटर्न्स। स्मॉल कैप हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। देन मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? जहां पे एलोकेशन जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 25% मिनिमम एलोकेशन जो है लार्ज कैप स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप में जाना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप के केस में फंड मैनेजर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको सिर्फ एक ही मैंडेट मीट करना है कि 65% ऑफ द मनी एक्स्ट्रा ऊपर का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, शेयर्स में होना चाहिए। रेस्ट वो अदर एसेट क्लास को भी यूज कर सकता है। हमने ये भी जाना कि बेनिफिट्स क्या है। हिस्टोरिकली ये फंड्स जो हैं आपके सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और हमें जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो हैं वो इन्फ्लेशन बीटेड रिटर्न्स जो है वो 14-15% के करीब जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और ये टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस। रिस्क, क्योंकि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली ये चलता है, यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिस्क जनरेट नहीं होती। तो ये आपको इंफॉर्मेशन जो है इस सारी प्रेजेंटेशन में आप मैंने आज दी, और अगर कोई सवाल हो तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट्स में। नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट वीक में सीखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में, क्योंकि हमने एक कैटेगरी को जान लिया कि क्या है फ्लेक्सी कैप, बट हम उसको डीप डाइव करेंगे कि और जानकारी क्या है समझने के लिए कि फ्लेक्सी कैप फंड्स कैसे काम करते हैं। तो टिल देन आई विल रिक्वेस्ट कि आप अच्छे से वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, देन आप इसको कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको लाइक करते हैं तो ये कंटेंट जो है आप जैसे और बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाता है, जिसे यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको आगे बढ़ा पाता है।
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आपको जब भी नेक्स्ट एपिसोड लिस्ट आउट होगा, जब भी वीडियो उसका आउट होगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आप नोटिफिकेशन बार को बेल को ऑन करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप हमारे चैनल पे जितनी भी नई वीडियोस आ रही हैं वो इन्वेस्टर अवेयरनेस को लेके आप सबको इजीली जान सकेंगे और अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को इंप्रूव कर पाएंगे। बाकी आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से फंड्स अच्छे लगते हैं, आप किस फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, तो मैं जान सकूंगा कि हाँ, अगर कोई क्वेरी है तो मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व भी करने की कोशिश करूंगा। टिल देन आई वुड से गुड बाय, एंड दिस इज द म्यूचुअल फंड शो। एंड एट द लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड दैट आज के शो में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन जानी है वो सारी की सारी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। मैंने कहीं भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है, और ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। आई होप यू हैव हैड ए गुड सेशन, और ये आपके लिए एक अच्छा लर्निंग सेशन साबित होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ इन द म्यूचुअल फंड शो, जिसमें हम सीखेंगे फ्लेक्सी फंड्स कैसे काम करते हैं और हमें कैसे उनको यूज करना चाहिए अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए।